नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। तो देखिए दोस्तों जो 2000 एक्ट था हमारा, वो आईटी का एक्ट था जो कि इंडिया में उसके बाद 2008 भी आया। लेकिन सबसे पहले हम 2000 को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक प्राइमरी एक्ट था, ठीक है, इन इंडिया भारत के अंदर, जो कि डील करता था हमारे साइबर क्राइम्स, जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, मतलब व्यापार होता है। तो दिस इज द प्राइमरी लॉ। ये एक प्राइमरी लॉ है इन इंडिया में टू डील करने के लिए साइबर क्राइम्स, जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, ठीक है। इट हैव 13 चैप्टर्स, इसके अंदर 13 चैप्टर्स है और 4 शेड्यूल है। कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं, 4 शेड्यूल्स और 4 शेड्यूल है। उसके बाद 2008 में फिर से एक आईटी एक्ट को अमेंडमेंट करके लाया गया। इसके अंदर जो अमेंडमेंट किए गए उसे बोला गया आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट 2008 में लाए गए। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा 2000 को। तो जो बिल था, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था, वो पास हुआ। जो बिल था उसका वो पास हुआ बजट सेशन था 2000 का, और इसको साइन किया गया था हमारे के आर नारायण के द्वारा 9 मई 2000 के अंदर। एंड आल्सो, और फाइनली इसको रिसाइज और रीशेप किया गया था, और मतलब उसको फाइनलाइज्ड किया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिनके उस मीटिंग के जो हेड थे वो हमारे प्रमोद महाजन थे, जो आपको पता है कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो प्रमोद महाजन थे, उन्होंने इसे फाइनलाइज कराया उनकी टीम ने, और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अभी तक मैंने आपको 2-3 बातें ही बताई हैं। सबसे पहले कि यही एक हमारे पास कानून है, ठीक है, 2000 का, जो कहता है साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के साथ, जो कि डील करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ। दूसरा बोला 13 चैप्टर से 4 शेड्यूल है। तीसरा बोला उसके 2008 आया जो अमेंडमेंट के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। पांचवी चीज़ बोली कि भैया ये जो पास हुआ था बिल 2000 के सेशन में हुआ था, और आर के नारायण ने इसे साइन किया था, और प्रमोद महाजन की जो कमेटी थी उसने मिनिस्टर्स की, उन्होंने फाइनलाइज किया, ठीक है। अब कुछ जनरल टर्म्स आपको पता होंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, मतलब जो क्राइम किया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा, ठीक है, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, हम ये बोल सकते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। जब आप बाय करते हैं या फिर गुड को सेल करते हैं, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू इंटरनेट, नॉन एज ई कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन कैप्चर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है। चलिए अब एक्ट 2000 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो हम पहली लाइन बता चुके हैं, एक प्राइमरी लॉ था जो कि डील करता था साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, नंबर 1। दूसरी बात, इसके अंदर ये लिखी गई, अगर किसी विदेशी व्यक्ति के साथ भी अगर कोई इंडियन कंपनी कुछ करती है, मतलब कुछ साइबर क्राइम जैसा काम कर देती है, तो वो भी हमारे देश में आके इस तहत आईटी एक्ट के तहत आके हमारे इंडियन कोर्ट्स में केस लड़ सकता है। तो पर्सन ऑफ अदर नेशन कैन आल्सो कम एंड फाइल केस इफ एन इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड विद द साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड, ठीक है, कि बता दिया। दूसरा, इसमें एक चीज और कही गई कि किसी भी व्यक्ति के पास, मतलब वो राइट नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास राइट नहीं है। अगर आप सॉरी माफी चाहूंगा, इफ देयर इज एन इशू, अगर कोई इशू है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, इफ देयर इज एन इशू, अगर कोई इशू है जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, तो उसके लिए फ्रेमवर्क भी इसमें बनाया गया था कि उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे डिजिटल सिग्नेचर उसे कहते हैं जो कि वेरीफाई करता है कि ये मेल या फिर ये डॉक्यूमेंट किसने भेजा है, ऑथेंटिकेशन करता है भेजने वाले की बंदे को, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, बस, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर है, अगर कोई इशू है किसी डिजिटल सिग्नेचर में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो उसके लिए भी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो हमारा आईटी एक्ट 2000 देता था। उसका उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोलर इन्होंने बनाया, इस एक्ट ने ही बनाया फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोलर्स। इन्होंने उन कंट्रोलर्स को भी बनाया जो कि डील करते थे मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एजेंसीज, ठीक है। मेंटेनेंस, भाई कोई जब डिजिटल सिग्नेचर बढ़ रहा है तो उसको कोई मेंटेनेंस और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करेगा, तो उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल किया गया इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। और इसने, अब ये तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए कि इसके अंदर क्या था। अब मैं पेनल्टी डिस्कस करूंगा। पेनल्टी डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि यही एक कानून है जो कि साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करता है। कोई दूसरे देश का व्यक्ति भी आके
हमारे देश के अंदर अगर साइबर फ्रॉड किया गया कंपनी द्वारा तो फाइल कर सकता है केस। तीसरा, अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क यही बनाता है कि कैसे उसका डील किया जाएगा। और एजेंसीज, ये फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोलर बनाता है, एजेंसीज बनाता है जो कि डील करती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर और उनका मेंटेनेंस। अब बात करते हैं किस केस पे कितनी फाइन, जो फाइन है वो लगता है। तो सबसे पहले तो अगर आप सेक्शन 65 से शुरू करते हैं इसको, तो सेक्शन 65 में बोलता है कि टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई आपकी ऑफिस के कंप्यूटर या आपको अपने खुद ऑफिस के कंप्यूटर के साथ टेम्परिंग करते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। कितने साल तक की सजा हो सकती है? 3 साल तक की सजा हो सकती है, ये सेक्शन 65 बोलता है। और जुर्माना भी हो सकता है 2 लाख रुपए का। उसके बाद सेक्शन 66 बोलता है कि भाई अगर आप हैकिंग करते हैं, ठीक है, कंपनी डेटा है, किसी भी जिस तरह आप हैक करते हो कोई भी डेटा, तो आपको फिर से 3 साल की सजा और या दोनों चीज़ हो सकती है। फिर 66B क्या बोलता है? 66B बोलता है स्टॉलन। अगर आप कंपनी का कोई सामान, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी चुराते हैं तो आपको 3 साल की जेल और फिर से आपको फाइन लग सकता है 2 लाख रुपए का। उसके बाद 66C क्या बोलता है? ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यूज़ करना प्रोडक्ट, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकंड देख लेते हैं। यूजिंग प्रोडक्ट नहीं था, वो था यूजिंग पासवर्ड। ठीक है, यूजिंग पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड करते हैं ऑफ अदर्स, किसी दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड यूज आप करते हैं तो उसमें भी आपका जॉब तो जाता ही जाता है। उसमें ये 66C के अंदर आता है, इसके अंदर 3 साल का फाइन और 2 लाख तक का वो भी हो सकता है। ठीक है, पासवर्ड मतलब यूज करने पे इतना वो है। उसका 66E पब्लिशिंग, प्राइवेट फोटोज, अगर आप किसी की प्राइवेट फोटोज को अगर आप पब्लिश करते हैं तो भी आपको 3 साल की जेल या फिर फाइन, बहुत दोनों हो सकता है। फिर आ जाता है 67A 67B। 67A करता है कि पब्लिश करना सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल फोटोज, 7 साल की जेल। फोटो अगर आप एक न्यूड फोटो या गंदी फोटो वो करेंगे 7 साल की जेल होगी। और 67B बोलती है अगर किसी आप बच्चे की चिल्ड्रन पोर्न फोटो या कुछ आप चिल्ड्रन से रिलेटेड को पोर्नोग्राफी अगर आप पब्लिश करेंगे तो 5 साल की होगी। ठीक है, तो सबसे पहला था टेम्परिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, टेम्परिंग की बात की थी हमने। दूसरा हमने हैकिंग की बात की थी। हैकिंग के बाद हमने फिर बात की थी पासवर्ड यूजिंग पासवर्ड, किसी दूसरे का पासवर्ड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और फिर प्राइवेट फोटोज नहीं डालने, किसी के पब्लिश करने हैं। फिर हमने पब्लिश की बात की थी, सेक्सुअल कंटेंट पब्लिश नहीं करना। और फिर हमने बात की थी पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमें नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम, ये हमारा IT एक्ट हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट जो आया 2008 में। तो भाई जो अमेंडमेंट आया 2008 में, उसने सबसे पहले बोला कि पहले पेनल्टी लगाई या ब्लॉक किया कि पेनल्टी लगाई ऑन सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस टू अदर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई गाली गलोच के मैसेज भी लिख के भेज रहा है, आपके फ़ोन पे अभद्र व्यवहार भी कर रहा है, तो सेक्शन 66A के तहत उसके ऊपर केस, IT एक्ट के तहत केस लग जाएगा। क्या लगेगा? सेक्शन 66A पर्सनल। ठीक है, अगर कोई आपका अब्यूज़ कर रहा है आपके फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, ये अलाउड नहीं है। और सेक्शन 69 क्या बोलता है? सेक्शन 69 ये बोलता है कि आप अपनी कंपनी की उस डेटा को नहीं देख सकते हैं जो कि आपके लिए ऑथराइज नहीं है। ठीक है, आपको नहीं देखना है। और अगर आप कोई डिक्रिप्टेड फाइल है और किसी और कंपनी का कोई टूल यूज़ करके, कोई रिसोर्स करके उसको इनक्रिप्ट करके आप देखते हो तो उस पर भी आपको साइबर क्राइम वो में काउंट किया जाएगा। पहला, आप गंदे मैसेजेस नहीं भेज सकते। दूसरा, आप कंपनी के डेटा को जो आप ऑथराइज नहीं उसे ना से डिक्रिप्ट कर सकते हो और ना कोई गलत काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सेक्शन फरवरी 2017 के अंदर एक इंडिया में दिल्ली में एक ई-कॉमर्स कंपनी थी, उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। जो लोग थे वो दिल्ली के नहीं थे, उन्होंने क्या करा, बाहर के लोग थे, गुजरात के, उन्होंने सारा जो डेटा था और सेल्स वेल्स सब कुछ चुरा लिया, कोड वोड सब खराब कर दिया, सारा साइबर क्राइम किया। लेकिन उनका जो IP था वो नोट हो गया था सर्वर के ऊपर। मालिक ने सिर्फ IP पुलिस को दिया, पुलिस ने IP ट्रैक किया और IP से वो सारे व्यक्ति पकड़े गए। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके रह ही जाते हैं। आप कितनी समझदारी दिखाइएगा, कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट्स रह ही जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं। आपका IP कहीं ना कहीं आ ही जाता है। उसके बाद आता है नवंबर 2012। नवंबर 2012 में शटडाउन था मुंबई में। आपको सबको पता है नवंबर 2012 में शटडाउन क्यों हुआ था? भाई श्री बाल ठाकरे जी की मृत्यु हुई थी। तो श्री बाल ठाकरे जी की जब मृत्यु हुई तो एक लड़की ने, जो कि 21 साल की थी, उसने कमेंट करा फेसबुक पे कि भैया क्यों बंद कर रहे हो।
ठीक है। हमारा देश तुमको पता है रिलीजन और सेंटिमेंट्स का देश है, ठीक है। तो उसके खिलाफ एक उसने डाला और एक लड़की ने उसको रिटैग करा, उसको लाइक करा। तो लाइक करने वाली लड़की और प्लस जिसने वो पोस्ट डाला था, दोनों को ही क्या नाम है साइबर क्राइम के उसमें माना गया, क्योंकि आप किसी के सेंटिमेंट्स को भी वो हर्ट नहीं कर सकते, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।